इस घर में कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? ये आप लोगों ने इस तरह मुझसे नाराज़गी बनाकर क्या समझाया कि मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊँगी? मैं दामियार से शादी करना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगी। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, जबकि अम्मी और चाची जान दोनों ही उसे नहीं बुला रही थी। उसने सुबह ज़ोरी से बात करने की कोशिश की तो वो भी नाराज़गी से उसके सामने से गुजर गई थी। उसकी नाराज़गी समझ में आती थी, उसके शोहर को उसने तकलीफ़ दी थी। यकीनन बारीक भाई ने रात को ज़ोरी से ऐसी बातें शेयर की होंगी जो कि उन्हें बुरी लगी होंगी उसकी, लेकिन उन दोनों से उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे वो उससे नाराज़ होते। लेकिन वो दोनों भी उससे बात नहीं कर रही थी, जबकि 2-3 दफ़ा तो इबादत भी उसे नज़रअंदाज कर गई थी। तुम्हारा जो दिल करे वो करो, हमें कोई एतराज़ नहीं, ना अब एतराज़ है, ना पहले ना बाद में कभी होगा। तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो इज़ा, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सकती हो, फ़िक्र मत करो। तुम्हारा फ़ैसला इस घर में मौजूद हर इंसान को कबूल है, लेकिन इसके बाद हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अम्मी गुस्से से उसके सामने से निकल गई, जबकि अपने आंसू कंट्रोल करते वो पैर पटकती सोफे पर जाकर बैठ गई थी। उनकी बातें, उनका अंदाज़ उसे तकलीफ़ ही तो दे रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो हर चीज़ बहुत बहुत सब्र से बर्दाश्त कर रही थी। उसके घर वाले जैसे उसके रहे ही नहीं थे, सबके सब बदल गए थे, और शायद जब बात इज़्ज़त पर आ जाए तब सभी लोग यूं ही बदल जाया करते हैं। लेकिन काश कोई उसे समझता, कोई उसका साथ देने की कोशिश करता, लेकिन गलती उसकी अपनी भी तो थी। उसने कहाँ मौका दिया था उन लोगों को समझने का? गलती उसने की थी। उस वक्त जल्दबाजी में बारिक को कुछ भी बताए बगैर वो दामियार शाह के पास पहुंच गई थी। उसने निकाह जैसे बंधन में बांधकर उसे अपना कैदी बना लिया था, और अब वो कभी उससे आज़ादी हासिल नहीं कर सकती थी। अगर वो ये राज राज रखती तो क्या हो सकता था? दामियार शाह कभी भी आकर उसके घर में सबको बता देता, और फिर उसके भाइयों का मान टूट जाता। वो उसके लिए लड़ते झगड़ते, क्या क्या न करते, उनकी अपनी जिंदगियां डिस्टर्ब हो जाती। दामियार शाह उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ता। उसे वापस दामियार शाह के पास ही जाना था। अपने भाइयों की नाकामी के बाद भी उसे दामियार शाह की ही बनना था, तो फिर क्यों ना वो उसके पास खुद ही चली जाती। उस वक्त उसके भाइयों को थोड़ा दुख होगा, लेकिन ये सोचकर उन्हें तसल्ली रहेगी कि उन्होंने अपनी बहन की मर्ज़ी का फ़ैसला उसके हक़ में सुनाया है। वो ये सोचेंगे कि जो कुछ भी हुआ है उसकी मर्ज़ी से हुआ है, और उसने भी सोच लिया था। वो ये बात कभी सामने नहीं आने देगी कि दामियार शाह के साथ उसका ताल्लुक़ किस तरह से बना। उसके नसीब में शायद दामियार शाह जैसा ही इंसान लिखा था, और उसने भी उसे अपना नसीब समझकर कबूल कर लिया था, क्योंकि उससे बढ़कर वो और कुछ भी नहीं कर सकती थी। बीबी जी सबको बाहर बुलाया, बारिक साहब ने। बाहर दामियार शाह आया, मुलाजमा ने आकर इन्फॉर्म किया, जबकि वो यूं ही सोफे पर बैठी उन सबको देख रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे थे। बाहर चमकती निखरती रोशनी बखेरती धूप में शायद उसकी ज़िंदगी के अंधेरों का फैसला होना था। काफ़ी देर वो यूं ही बैठी रही, फिर खुद भी कुछ सोचकर बाहर निकल गए। उसे नहीं पता था उसे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो खामोशी से बाहर जा चुकी थी। जरान बाबा की वजह से घर के अंदर नहीं आता था, इसलिए यकीनन बाहर ही बैठकर सबने उसके रिश्ते के बारे में बात करना थी। वो बाहर आई तो वो सब लोग उसे लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठे नजर आए, जबकि वो भी सामने खड़ा था, और बारिक के इशारे पर वो आकर कुर्सी पर विराजमान हो गया था। वो आगे नहीं जाना चाहती थी, वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन फिर भी बार बार उसका दिल उसे उस तरफ जाने पर मजबूर कर रहा था। उसकी ज़िंदगी का फैसला हो रहा था, तो वो कैसे पीछे हट सकती थी? वो कैसे पीछे हट सकती थी? वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसी तरफ चली गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उसने सबको सलाम किया। जब बारिक ने उसे बैठने का इशारा किया, किसी ने भी खुश दिली से उसके सलाम का जवाब नहीं दिया, जबकि दादी तो नफ़रत से उसे देख रही थी। दादी के साथ बैठी चाची और अम्मी का अंदाज़ भी कुछ ऐसा ही था, जबकि चचा जान और बाबा की आंखों में सिर्फ नफ़रत और नफ़रत ही थी। आप सब लोग यकीनन मुझसे गुस्सा हैं मेरे बार बार यहाँ आने पर, लेकिन आज मुझे यहाँ पर ईज़ा ने बुलाया। उसने पीछे साइड पर खड़ी ईज़ा को देख लिया था, जबकि अपने नाम पर वो फ़ौरन आगे बढ़ती उसके सामने आई। जी, दामियार को मैंने ही बुलाया है भैया। भैया के कहने पर, भैया आपसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। उसने बारिक की तरफ इशारा किया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ईज़ा, और तुम्हारी शादी का मामला हल करना है। बैठो ईज़ा, तुम्हारा भी यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, आखिर तुम्हारी शादी है। उसने ईज़ा को सामने इबादत के साथ बैठने का इशारा किया तो वो फ़ौरन वहाँ रखी कुर्सी पर इबादत के साथ ही बैठ गई। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, सुकून नहीं था, अजीब सी बेसुकूनी थी, दुख था, तकलीफ़ थी, और वो इन तकलीफ़ों की वजह से थी। बताइए किस तरीके से आपने करना है सब कुछ, मैं तैयार हूँ, वो खुशी से बोला। वैसे तो उसे अंदाज़ा था ही कि उसे यहाँ किस लिए बुलाया गया, लेकिन फिर भी वो उस बात की तरफ ही चलता जा रहा था। हम डेट निकलवाएंगे और उसके मुताबिक शादी करवाएंगे। जुमा के दिन निकाह होगा, बाकी सारी रस्में पूरे तरीके से की जाएंगी। बारिक ने बात शुरू की। लंबे चौड़े चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, सादगी से शादी कर दीजिए। जुमा को आप लोग निकाह करवाना चाहते हैं तो निकाह के बाद रुखसती हो जाए।
बस मैं लंबे चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, और वैसे भी मेरे ख़ानदान में कोई नहीं है जो इतनी लंबी शादी की देखभाल कर पाएगा। वो बोला तो बारिक ने हाथ उठाकर उसे चुप करवाया। तुम अकेले तन्हा हो दामियार शाह, लेकिन हमारा ख़ानदान बरादरी है। अपनी बेटी देने से पहले हमें सबको जवाब देना पड़ेगा। हमारे ख़ानदान में शादियाँ इस तरह से नहीं होती कि किसी को भी उठाकर निकाह पढ़वा कर घर ले आए। हमारे ख़ानदान में शादियाँ पूरी रीत रिवाज के साथ होती हैं। सब कुछ होगा, एक एक रस्म होगी। और वैसे भी ईज़ा हमारी इकलौती बहन है, हम उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, इसलिए हम उसकी शादी पूरे तौर तरीके से करेंगे। शादी सादगी से नहीं होगी। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम भी सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लो। वो गुस्से से उसकी बात काटते बोला तो उसके अंदाज़ पर गुस्सा तो दामियार को भी आया, लेकिन एक नज़र ईज़ा को देखकर वो अपना गुस्सा पी गया। ठीक है, परसों जुमा है, हम जुमा के दिन निकाह रख लेंगे। इसके बाद आप मेहंदी मायूं वलीमा वगैरह जो भी करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं, कार्ड छपवा दिए जाएंगे। उसके लिए बस इतना ही काफ़ी था कि उसकी इज़ा उसे दी जा रही है, बाकी उसे किसी चीज़ पर कोई मसला ना था। वो चाहे सादगी से शादी करें या ढोल बारातियों के साथ, उसे कोई एतराज़ ना था। ठीक है, तो कार्ड्स की डिज़ाइनिंग वगैरह देख लेते हैं, और कौन सी रस्म कौन सी तारीख पर रखनी है वो भी चेक कर लेते हैं, फिर तुम्हें भी इन्फॉर्म कर देंगे। शादी हम एक हफ्ते के अंदर ही करेंगे। बारिक अपनी बात करता उठकर खड़ा हो गया, बिना कुछ कहे अंदर की तरफ कदम बढ़ा गया वो, जबकि उसके जाते ही दामियार भी उठकर खड़ा हो गया था। उसे यहाँ पर बैठना थोड़ा ही अजीब लग रहा था। जो बात कर रहा था वही उठकर चला गया तो फिर उसका यहाँ बैठने का क्या ही मतलब हो सकता है। दामियार, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, आप प्लीज़ ज़रा साइड पर आइएगा। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलता, ईज़ा ने उसे पुकार लिया। उसके पुकारने पर वो खुशी खुशी हाँ में सर हिलाता उसके साथ एक साइड पर आ गया था, जहाँ वो आने का इशारा कर रही थी। जबकि सबकी आंखों में गुस्सा और जलाल देखने के बावजूद भी उसने दामियार को अकेले एक तरफ बुला ही लिया था। हाँ बोलो ईज़ा, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? वो एक साइड पर आकर उसे पूछने लगा। मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि आप मेरे और अपने निकाह के बारे में मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताएंगे, ना अब ना आगे कभी। मैं नहीं चाहती कि उन्हें हमारे निकाह के बारे में कुछ भी पता चले। कुछ भी का मतलब है कुछ भी। मैं अपनी फैमिली को इन सब चीज़ों में शामिल नहीं करना चाहती, और आपको भी मेरी प्रॉब्लम समझनी होगी। मेरे घर वाले मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ रुखसत करना चाहते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ कि जो बातें हम दोनों के बीच में पहले तय हो चुकी हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाए। और मैं भी यही चाहती हूँ कि जो बातें पहले हम दोनों के बीच हो चुकी हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाए। आपके और मेरे निकाह के बारे में मुझे पता है और आपको पता है, किसी तीसरे को बीच में हम शामिल नहीं करेंगे। ये राज राज ही रहना चाहिए। ये बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। वो पुरसकून अंदाज में बोली, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ ईज़ा, लेकिन फिर भी हमारे निकाह के बारे में कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा। आखिर हमने सब कुछ कब तक छुपा कर रखेंगे? आखिर हम ये सब कुछ, ये बात कोई सारी ज़िंदगी छुपी तो नहीं रह सकेगी ना। मेरा मतलब है कि कभी ना कभी तो, ना अभी ना आगे कभी। मैं नहीं चाहती कि ये बात कभी भी सामने आए। तो मतलब साफ़ है कि मुझे ये सब कुछ बाहर नहीं लाना, मुझे अपनी फैमिली को नहीं बताना कि आपने मुझे किस तरह बेबस किया, किस तरह मुझे ज़बरदस्ती अपने निकाह में लिया। मैं अपनी बेबसी की कोई कहानी अपने वालिदैन के सामने नहीं दोहराना चाहती। समझ आ रही है आपको मेरी बात? वो बेहद गुस्से से बोली, जबकि उसके गुस्से को देखकर वो कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सर हिला गया। उसे बस इजाज़त चाहिए थी, किसी भी तरह मिले उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम चाहोगी वही होगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी मर्ज़ी से फ़र्क पड़ता है। और अगर तुम इस सब को छुपा कर खुश रहती हो तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जैसे तुम चाहोगी सब कुछ ठीक वैसे ही होगा। वो उसे अपनी तरफ से बेफिक्र करते हुए बोला, ठीक है अब जाइए आप, बस ठीक है अब जाइए आप, बस यही बात करनी थी आपसे। वो कहते हुए पलट कर जाने लगी कि उसने उसका बाजू थाम कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। बात तो मैं भी बस इतनी ही करने आया था, लेकिन अब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो मैं अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल करूँ? वो उसे अपने करीब करते बोला। उसका हाथ दामियार के हाथ से बुरी तरह कैद था, और उसके इस अंदाज पर वो घबरा गई। छोड़ो दामियार शाह, मैं यहाँ पर जो बात करने आई थी वो कर चुकी हूँ, अब जाओ यहाँ से। वो गुस्से से अपना आप छुड़वाते हुए बोली, जबकि दामियार तो जैसे मूड ही कुछ और कर चुका था अपना उस वक्त। तुम्हारी बात खत्म हो गई, मेरी बात अभी बाकी है मेरी जान। वो एक झटके से उसे अपने करीब करता हुआ नज़दीक ले आया था अपने। जानता हूँ अभी तुम मुझसे शदीद नफ़रत करती हो, मेरा नाम तक अपने नाम के साथ बर्दाश्त नहीं करना चाहती। मैं जानता हूँ तुम इतनी जल्दी मेरे साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से तुम्हें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूँगा, इतनी चाहत दूँगा कि तुम खुद पर नाज करोगी। देख लेना, तुम मेरे साथ बेहद खुश रहोगी। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामे आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, जबकि उसके इरादों से उसे खौफ महसूस हो रहा था। मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा। उसका चेहरा उसके हाथों में था,
वो फिर से बोला, जबकि वो बिल्कुल खामोश थी। अचानक आहिस्ता से वो अपने लब उसके माथे पर रख गया। उसकी इस हरकत पर जैसे इज़ा को करंट लगा। वो अगले ही लम्हे उसे धक्का देती खुद से दूर कर चुकी थी और फिर बिना उसे देखे तेज़ी से अंदर भाग गई। उसके इस तरह भाग जाने पर दामियार शाह के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट है। भाग लो मेरी जान, जितना भागना है भाग लो, आना तुम्हें मेरे ही पास है। बस कुछ दिन और फिर दामियार शाह का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने आप में कैद कर लूँगा, अपने साथ छुपा लूँगा। तुम चाहकर भी मुझसे रिहाई हासिल नहीं कर पाओगी। तुम्हें इतना अपनी धड़कनों के करीब रखूँगा कि दिल की बजाय मेरी धड़कनों में होगी तुम। आई लव यू इज़ा दामियार शाह, आई रियली लव यू। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे ज़िंदगी का असल मतलब समझाने के लिए। एक बार तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, शायद मैं खुशी से पागल हो जाऊँगा। वो अपनी कैफियत पर हैरान होता बिना पीछे देखे बड़े दरवाजे से बाहर निकल गया। उसकी ज़िंदगी की खुशियों की शुरुआत होने वाली थी। वो उसे उसकी मोहब्बत मिलने वाली थी। उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने जा रही थी। उसे और कुछ नहीं चाहिए था सिवाय इज़ा के। वो बहुत खुश था, बेहद खुश। लेकिन शायद दूसरों की खुशियाँ छीनने वालों को अपनी खुशियाँ भी नसीब नहीं होती। आने वाला वक्त उसे बताने वाला था कि उसने उसकी खुशियाँ छीन कर अपनी खुशियों पर भी दाग लगा लिया था। सब लोग वहाँ से उठकर अंदर जा चुके थे, जबकि दामियार के बाहर चले जाने के बाद इज़ा बाहर वापस नहीं आई थी, बल्कि वहीं से अपने कमरे की तरफ चली गई थी। जब ज़रान भी उठकर वहाँ से निकलने लगा, ज़रान को उठकर जाते देख इबादत भागकर उसके पीछे आई थी। रुकें ज़रान, मुझे ज़रा आपसे बात करनी है। उसकी पुकार पर वो एक नज़र उसे देखता वहीं से पलट आया। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। वो ज़रान, दरअसल वो मुझे आपसे ये कहना था। वो बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी, उसे बात नहीं की जा रही थी। जल्दी बोलो इबादत, मुझे ऑफिस भी जाना है। कितनी देर तुम्हारा इरादा है इस तरह रुकने का? इस दफ़ा वो सख्ती से बोला। जी वो दरअसल बात कुछ ये थी कि मैं आपसे बहुत कोशिश के बावजूद भी बोल नहीं पा रही थी, जबकि ज़रान उसी को ही देख रहा था। इबादत जल्दी से अपनी बात मुकम्मल करो। अब की दफ़ा उसने ज़्यादा सख्ती से कहा। ज़रान मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। वो कुछ बोल पड़ी थी। कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें? वो कुछ उलझते हुए उससे पूछने लगा। उसे सच में समझ नहीं आया कि वो कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रही है। ज़रान मुझे मेरा सर्टिफिकेट चाहिए जो आप मुझे उस कोर्स के बाद देने वाले थे। वो काफ़ी देर के बाद बोली। जो मैं तुम्हें उस कोर्स के बाद देने वाला था? वो जैसे अपने जहन पर जोर डाल रहा था। उसने हाँ में सर हिलाया। इन शॉर्ट तुम मुझसे लाइसेंस मांग रही हो अपनी वकालत का? वो जैसे यकीन नहीं कर पाया उसकी बात का। अब की दफ़ा इबादत ने हाँ में सर हिलाया तो उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट खिल उठी। इबादत बीबी, आपने अभी तक अपना कोर्स मुकम्मल नहीं किया और आपको वकालत का लाइसेंस चाहिए? अभी तक आप रेगुलर अपना काम शुरू नहीं कर पाई और आपको पहले से एक लाइसेंस फराहम कर दूं मैं, जिस पर आप किसी का भी केस लड़ सके, राइट? उसके अंदाज में तंज ही तंज था। उसे गुस्सा तो आया था लेकिन वो बोली कुछ भी नहीं। जी हाँ, मुझे एक लाइसेंस फराहम करें जिससे मैं किसी का भी केस लड़ सकूं। वैसे भी मैं अपनी वकालत पास कर चुकी हूँ। ये तो सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन है ना, और मैं अच्छे से ट्रेंड हूँ। ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 1 महीना ही काफ़ी होता है और आपके साथ मुझे 2 महीने होने को है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। जी नहीं, आप गलत है। वकालत के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं होती और आपको 2 महीने नहीं हुए, अभी 1.5 माह हुआ है मेरा ऑफिस ज्वाइन किए हुए, जिनमें से 1 महीना तो आपने छुट्टियां की होंगी। किस बेस पर मैं आपको वकालत का लाइसेंस फराहम कर दूं मोहतरमा? आपसे काबिल तो मिस आयशा और मिस दुआ हैं जो लगन से अपना काम तो कर रही हैं ना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से मुझसे इस चीज़ का मुतालबा कैसे कर सकती हो। अभी तक तुमने ठीक से अपने काम को समझा तक नहीं। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें लॉयर लाइसेंस फराहम नहीं कर सकता। तुम किसी तरह का केस लड़ने के काबिल नहीं हो। वो काफ़ी गुस्से से बोला। क्यों नहीं हूँ मैं काबिल? मैं लड़ सकती हूँ और मैं लड़ूंगी। मेरा इरादा रेशम का केस लड़ने का है, उसे इंसाफ दिलाने का है। अब की दफ़ा वो बोली तो ज़रान बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगा और फिर थोड़ी देर बाद उसने ऐसा कहका लगाया कि इबादत को और ज़्यादा उस पर गुस्सा आने लगा। मतलब कि तुम मेरी स्टूडेंट होकर मेरे ही खिलाफ केस लड़ने जा रही हो? वाह, अमेजिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी इस बात पर हंसूं या तुमसे खौफजदा होकर किसी बिल में छुप जाऊं कि इतनी बड़ी वकील मुझे हराने के लिए मैदान में आ रही है। वकालत कोई बच्चों का खेल नहीं है इबादत, और ये चीज़ ज़िद पर नहीं की जाती। तुम्हें जो मसला है ना, मुझसे बात करो। रेशम को एक तरफ रख दो, वो अपने घर में अब खुश है। उसे तुम्हारी तरफ से मिलने वाले इंसाफ का इंतज़ार नहीं है। वो काफ़ी सख्ती से बोला। पहले ठीक से अपनी ट्रेनिंग पूरी करो, उसके बाद केस लड़ना। बेशक मेरे खिलाफ ही लड़ लेना यार, क्यों ज़रा सी बात को अपने सर पर इतना सवार कर लिया है तुमने? पहले क्या घर में कम टेंशन चल रही है? रेशम को किसी तरह के इंसाफ की ज़रूरत नहीं है। वो अपना घर बसा चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, वो खुश है अपने शोहर के साथ। वो हरगिज़ नहीं चाहेगी कि तुम उसका केस लड़ो या उसके पास को वापस उसके सामने, आंखों के सामने लेकर आओ। समझने की कोशिश करो, अब उसे इंसाफ की ज़रूरत नहीं है। वो उसे समझाते हुए बोला था। और अगर उसे
इंसाफ चाहिए हुआ तो वो उसकी बात काट गई थी। यार तब ले लेना आकर मुझसे लाइसेंस, मैं तुम्हें साइन करके दे दूंगा। अब खुश? इन सब चीज़ों को छोड़ो और ईसा की शादी पर ध्यान दो। मैं कल रेशम से मिलने उसके घर जाऊंगी। मुझे यकीन है उसे इंसाफ चाहिए होगा। अगर उसने मुझसे कहा कि उसे इंसाफ चाहिए तो आपको मुझे लाइसेंस फराहम करना होगा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट होगा, अगर तुम उस टेस्ट में पास हो गई तो तुम्हें लाइसेंस दे दिया जाएगा। वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम एक बहुत काबिल वकील बन चुकी हो, जो कि झूठ है। खैर, तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। बेशक कल जाके रेशम से मिल लेना। और एक बात और, अगर रेशम ने कहा कि उसे किसी तरह के इंसाफ की ज़रूरत नहीं, वो अपने घर में खुश है, तो तुम शराफत से अपना सामान यहाँ से उठाकर सीधी मेरे घर आ जाओगी। वैसे किसी तीसरे चौथे की वजह से मैं अपना और तुम्हारा रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहता, वरना जो हरकत तुमने बीच बाजार में की है ना, भूलने के काबिल हरगिज़ नहीं है। लेकिन तुम जज्बाती हो, तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ मैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार समझूं जो तुमने किया है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो यकीन करो अपने कदमों पर वापस घर नहीं जाता। कल रेशम अगर तुमसे ये कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और वो किसी तरह का इंसाफ नहीं चाहती, तो तुम्हें अपने घर आना होगा, क्योंकि अगर रेशम खुश है तो तुम्हें भी खुश रहने का हक है और मुझे भी खुश रखना तुम पर फ़र्ज़ है। अगर चाहूँ तो ज़बरदस्ती यहाँ से उठाकर अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाहता। और हर बार मैं इतनी ही नरमी और अच्छे से पेश आऊँ ये ज़रूरी नहीं। कल मिल लेना रेशम से, बल्कि रुको मैं तुम्हें उसका एड्रेस भी दे देता हूँ। मेरी बीवी जगह जगह खज्जल हो, मुझे मंजूर नहीं है। वो अपनी जेब से पेन निकालता, जेब से छोटी सी डायरी निकाल कर जल्दी जल्दी उस पर एड्रेस नोट करने लगा। कल 12 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास। रेशम से मुलाकात के बाद अपना सामान पैक कर लेना। कल आऊँगा भैया से मिलने के लिए, तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। अपनी बात मुकम्मल करते वो वहाँ से जा चुका था, जबकि इबादत अपने हाथ में मौजूद रेशम का एड्रेस देख रही थी। नहीं ज़रान शाह, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला मैं खुद करूँगी, आप नहीं। और मुझे यकीन है रेशम को इंसाफ ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि कोई भी औरत अपनी इज्जत के लुटेरे को माफ़ नहीं कर सकती कभी।